अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गोया के पीडीएम का जिस वक्त का इत्तेहाद है, ये दो बड़ी जमातें हैं जिनके बलबूते पे ये इत्तेहाद 11 जमाती आगे बढ़ रहा है। लेकिन गुज़श्ता दिनों होने वाले एक इजलास में इख्तलाफात बने और इख्तलाफात का नुक्ता क्या बना, पार्लिमान से इस्तीफ़े देना। उसके बाद सूरत हाल काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है और लगता यह है कि इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल भी अब मखदूश होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वजूहत है इसकी? क्या ऐसे में कि इस्तीफ़े देना ख़ुद इस इत्तेहाद के लिए दुरुस्त नहीं है या पीपल्स पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होगा? और दूसरा ये है कि इस इत्तेहाद के अंदर जो दरार नज़र आई है, इसका हुकूमत वक्त को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? और उसके बाद क्या ये होगा कि हुकूमत वक्त इनमें से किसी जमात को अंगेज करेगी और वो बातें जिनका बार बार ख़ुद इमरान खान साहब भी जिक्र करते रहे हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो होता हुआ नज़र आएगा या ऐसा हरगिज़ नहीं, कुछ और हमें देखने को मिलेगा? इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ एक ऑनरेबल है अहमद जवाद साहब। आप मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। अली गौर साहब, आप रुकन कौमी असम्बली हैं और आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले चलूँगा शर्मिला साहिबा आप ही की तरफ। कहा यह गया है मौलाना साहब की जानिब से कि माँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफिक थी कि ये मुनासिब वक्त होगा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े दे दिए जाएं और एक आइनी बहरान पैदा किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं कर रही। क्या लग रहा है आपको, कैलकुलेशंस ऐसी हैं या पीपल्स पार्टी सरे से ये ऑप्शन लेना ही नहीं चाहती? जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। देखिए, इस्तीफ़ों का ऑप्शन हमेशा की तरह मौजूद था, पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। और पहले जब ये डिस्कशन में आया था पीडीएम में, तो उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इस पे फैसला सुनाएगी। और उस वक़्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला आया था कि ये इस वक़्त मौजू वक़्त नहीं है इस्तीफ़े देने का। और आपको याद होगा उस वक़्त भी यही ऐसा ही सिनेरियो था कि बाकी सब इस्तीफ़े देने पे बज़िद थे, माँ सिवा पीपल्स पार्टी के। और हमने अपने लॉजिक से और अपने दलाइल से तमाम अपने जो पीडीएम के साथी हैं उनको कायल किया कि हमें ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए। और आज आप देखिए कि वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया गया कि जी इस्तीफे दें तो फिर लॉन्ग मार्च होगी। आज से पहले इन दोनों चीजों को कभी भी ज्वाइन नहीं किया गया था। जाहिर बात है हमें दोबारा अपनी सीसी के पास जाना है, उससे मशावरत करनी है एंड देन वी विल गेट बैक टू पीडीएम। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी 20 सितंबर 2020 के प्रेस रिलीज से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद पीडीएम का इनेकाद हुआ था, उसमें मैं दो लाइनें आपको पढ़ के बता दूं। पहला ये था कि जनाब पीडीएम बनेगी और ये हुकूमत महंगाई है और फला है और हमने इसका खात्मा करना है। आखिर में ये था कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिद हिस्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम आईनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगी, जिनमें आत्म एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसका लाएमल का तयन करेगी। अच्छा, उस वक्त ये बात की गई थी कि जी ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन दिस इज सपोज टू बी द लास्ट ऑप्शन। जिस तरह चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये एक एटम बम है, ये ऑप्शन हमने शुरू में या बीच में इस्तेमाल नहीं करना। अभी हमारे पास और मुख्तलिफ आईनी और जमहूरी ऑप्शंस मौजूद हैं और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब एक मौजू वक्त आएगा। मौजू वक्त आएगा। अली गौर साहब, वैसे शर्मिला साहबा ने तो उन नुकात का जिक्र कर दिया जो इस फोरम के ऊपर तय हुए हैं। गोया कि 20 सितंबर की मीटिंग ये बता रही है कि आपने तय किया कि कमेटी होगी, कमेटी जायजा लेगी किस इकदाम का वक्त कौन सा मुनासिब है। अब सर आप नाराज़ नज़र आ रहे हैं, लगता ये है कि आप भी इस इत्तेहाद से थके थके से हैं और चाह रहे हैं कि अगर आपकी बात को नहीं माना जा रहा तो फिर बेहतर है कि इत्तेहाद टूट ही जाए। अगर आपने एक चीज़ तय कर ली थी तो सर उसका पास तो रखे ना, क्यों इतनी उजरत में जा रहे हैं आगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, जो अभी मैं शर्मिला साहिबा की बात सुन रहा था और जी आपका आज प्रोग्राम में बड़ा रेलिवेंट आपने टॉपिक रखा है। गुजारिश ये है कि जहां तक शर्मिला साहिबा बात कर रही थी, इनकी कुछ जी बातों से तो मैं मुत्तफिक हूँ। जाहिर है ये पीडीएम का इत्तेहाद है, इसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बड़ी क्लियर है कि जी इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद टूटेगा नहीं और इसमें मुशावरत का अमल जारी रहेगा। और मुशावरत के बाद ये तहरीक भी अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करेगी और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब मुशावरत होती है, जब मीटिंग होती हैं जिसमें मामला तय पाते हैं, या जाहिर है तमाम पार्टी की, तमाम अपोजिशन पार्टी की सीनियर लीडरशिप उधर मौजूद होती है। तो ये भी एक जमहूरी तरीका है कि उसमें इत्तेफाक से भी बातें तय हो जाती है और कुछ चीजों पर इख्तलाफ राय भी है। पीपल्स पार्टी और हमारी पार्टी और दीगर पार्टी, ये तमाम वो पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन के मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक अलग अलग मैनिफेस्टो पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। तमाम पार्टीज का अपना अपनी राय है, उनका अपना डिसीजन है। लेकिन एक राय पर हम पहले भी मुत्तफिक थे, अब भी मुत्तफिक हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रहेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपको तब थोड़ा सा कोई रिलीफ मिल गया होगा ना सर, अब पीडीएम में फूट पड़ गई है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी बात की, कि अभी भी आपका नैरेटिव यही रहेगा कि एनआरओ नहीं देंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, जब आपका ख्याल है कि एंगेज करना चाहिए अपोजिशन को? क्योंकि अगर आप कानून साजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए। तो जब तक आप अपोजिशन को एंगेज नहीं करेंगे ये काम तो नहीं हो पाएंगे। तो कुछ हुकूमती रवैये में भी बदलाव नजर आएगा या आप भी उसी नहज पे चलते रहेंगे जो पहले सिलसिला चल रहा है? इफ्तिखार साहब, आपके सवाल के मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला जो पीडीएम के हवाले से, कि देखें, मैं आज से कोई 5-6 महीने पहले जब ये आगाज हुआ था इस तहरीक का, और गौहर भाई भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम इकट्ठे होते थे, मैं एक चीज की तरफ हमेशा निशानदेही करता था। वो ये थी कि पीडीएम के अंदर तमाम जमातों के स्टेक्स जो हैं उनके अंदर फर्क है, और उसमें मैं वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी को मेंशन करता था कि इनके स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। इनके लिए अगर आज इलेक्शंस हो जाएं, एक नए इलेक्शंस हों, तो क्या वो नए इलेक्शन के बाद क्या गेन करेंगे? वो जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको अगर दोबारा मीट कर लें तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो 5 साल का मैंडेट लेके उन्होंने सिंध में हुकूमत बनाई, सेनेट में भी उनकी प्रेजेंस है, पार्लियामेंट में भी है, और उस सूरत हाल को वो सारे को गिरा के एक नए सिरे से वो क्या हासिल करेंगे? ये एक बड़ी बुनियादी, मैं आपको बताऊं कि ये एक फॉल्ट लाइन थी। और हो सकता है कि पीएमएलएन के ये जहन में हो, लेकिन उस वक्त जो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, शायद उसकी वजह से दे वर मूविंग टुगेदर। लेकिन अब आप 5-6 महीने के बाद देखें तो वो जो एक नेचुरल फॉल्ट लाइन थी अब वो खुल के सामने आ गई है। ये किसी सूरत में भी जो पीडीएम का जो फाइनल जो ऑब्जेक्टिव्स था कि हमने इस्तीफे देने हैं या धरना देना है, लॉन्ग मार्च देना है, देखें ये अब उस नेच पे पहुंच गए हैं कि अब यहाँ से जो है ना रास्ते जुदा होते हुए नजर आते हैं। और इसमें जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए तो ये सेकंड टाइम जो है ना, ये उनके साथ आप कह सकते हैं कि हैंड हो गया उनके साथ। एक दफा पहले वो धरना किया, उसमें किसी ने भी उनका साथ दिया, वो बेचारे अकेले ही यहाँ पे जो है ना वो धरना दे के, और उसके बाद उनको जाना पड़ा। दूसरी दफा उनको फिर यकीन दिलाया गया और अब फिर वही सूरत हाल है जो पहले थी। अब मैं ये कहूंगा, आपने रवैयों की बात की है तो इसमें चले दोनों रवैयों पे बात कर लेते हैं। पहले हुकूमत के रवैये पे बात कर लेते हैं और फिर अपोजिशन के रवैये पे बात कर लेंगे। देखें, हुकूमत का रवैया, मैं इफ्तिखार साहब आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं कि हुकूमत ने बेसिकली अपने अगले 2.5 साल में अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है ताकि
5 साल के बाद जो इलेक्शंस हों उसमें अवाम के पास जाएं और अवाम मेरिट पे हमें दोबारा सिलेक्ट करें। ये तभी मुमकिन है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए और हुकूमत की तवज्जो जो है वो किसी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च या धरने या जलसे जुलूसों को किस तरीके से हैंडल करना है उसकी बजाय वो गवर्नेंस की तरफ हो, वो डेवलपमेंट की तरफ हो, तो जाहिर है उसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अगले 2.5 साल जो हैं उसमें वन ऑफ द प्रायोरिटी शुड बी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आई जाए और उसमें जो बात आपने कही एंगेज करने की, मैं 100% उससे एग्री करता हूं। और मैं आपको उसमें यह भी कह सकता हूं कि मेरा ख्याल है कि पीटीए की टॉप लीडरशिप इन्हीं लाइंस पे सोच रही है। इमरान खान ने जो असद कैसर साहब को जो लेटर लिखा है वो यही है कि अब एंगेज किया जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात की जाए। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसरन ऑपोजिशन के रवैये का भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए, ऑपोजिशन को भी अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि धरनों से और जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती। ये पीएमएलएन की हुकूमत भी नहीं गई थी और ये पीटीआई की हुकूमत भी नहीं जाएगी। इसने अपने 5 साल पूरे करने। उनको ये चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पार्लियामेंट में आके जिन चीजों पे उनको एतराज है, वो क्या क्या एतराज है, वो नैब की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे है, वो तजावीज ले आए हुकूमत के साथ मिल बैठ के, उनको एक दफा सीधा कर लें, जाके अगला 23 का इलेक्शन हो तो किसी को शिकायत ही ना हो। अली गौहर साहब, इनफैक्ट जो शर्मिला साहबा भी बात कर रही हैं कि एक नो कॉन्फ्रेंस मोशन की ऑप्शन तो मौजूद है। पंजाब के अंदर भी आप खुद फरमाते हैं आपकी पार्टी के उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस बड़ी लो है, उनसे इत्तेहादी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा एक फेयर चांस है कि वहाँ पे आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। मरकज़ के अंदर भी आपने गिलानी साहब को जितवा के साबित किया कि ऐवान की अक्सरियत शाह साहब के साथ खड़ी है। ख़ुद मरियम साहबा कहते हैं कि उनके टिकट चले हैं, लोग फ्यूचर के लिए टिकट मांग रहे हैं और उसके बाद वफादारियाँ तब्दील करने को तैयार हैं। तो सर, इस ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? ये सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं या यहाँ पर भी कोई मुशावरत होती है? लगता ही है कि ये मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि इस्तीफ़े दे दें और पार्टी भी उसके साथ चल पड़ती है। माजी में हमने देखा है कि 2 लोगों के इस्तीफ़े जो स्पीकर ऑफिस पहुँच गए थे, मरियम साहबा ने कहा कि आप कह दें कि आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो लोग भी मुकर गए। तो लगता है कि पार्टी के अंदर भी कोई इतनी वॉइसेस फेवर में नहीं है इस्तीफ़ों के। तो कुछ थोड़ी सी डेलिब्रेशंस आप करेंगे सर तहरीक एतमाद के हवाले से? जी खार साहब, देखें, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जिस तरह पहले शर्मिला साहिबा भी बात कर रही थी कि जो और आपने बताया कि जो गिलानी साहब का इलेक्शन है वो एक छोटा मार्का नहीं था। मेरा इशारा है कि जब वो सेनेटर मुंतखब हुए, जिस वक्त वो सेनेटर मुंतखब हुए तो पूरी पीडीएम की जमातों के वो उम्मीदवार थे और आपने देखा कि मैं भी उस वक्त उधर पोलिंग एजेंट के फराइज अंजाम दे रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब कामयाब हुए। फिर आपने देखा कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें नंबर ऑफ वोट जिसमें गिलानी साहब को पड़े वो 49 है और जो उम्मीदवार जीते हैं, कामयाब हुए, मेरे ख्याल 47 के 48 उनके वोट हैं, 48। तो देखें, उसमें जो दाया हुए हैं वो भी गिलानी साहब के नाम के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन चले, ये तो एक अलग बहस है, उस पर भी अदालत इंशाल्लाह फैसला देगी और हमें उम्मीद है कि पीडीएम के उम्मीदवार ही अल्टीमेटली कामयाब होंगे। अहमद जवाद साहब, ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन की बात हुई, यकीनी तौर पे खान साहब का जो माजी में हमने देखा गिला इदारों से, वो कहते इदारे काम नहीं करते। नैब के बारे में भी वो कहा करते थे कि अगर वो चेयरमैन नैब होती तो अब तक 50-500 लोग जेलों के अंदर होते, मैं लूटी हुई रकम निकलवा लेता। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी इसी तरह के एतराज़ात और गिले हुआ करते थे। अब पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम करना शुरू किया है तो आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया, बड़े शदीद इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं। सर, ये रवैया क्यों है? अगर फैसले आपकी फेवर में हैं तो फिर तो मामला ठीक हैं, और अगर किसी और की फेवर में चले जाएं तो फिर आपको लगता है कि इदारों के अंदर बड़ी खराबी हैं। इफ्तिखार साहब, इदारों के हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक जो मैं गौहर भाई ने ज़िमनी इलेक्शंस का जो जिक्र किया है, मैं उसको भी एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पे लूंगा। किस तरह से कि अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन अपनी मकबूलियत
और अपनी कारकर्दगी के हवाले से इलेक्शंस का जिक्र करना शुरू कर दे, तो ये जमहूरियत के लिए बड़ी अच्छी बात है। चाहे आप उसमें हारें या आप उसमें जीतें, आप यानी जिस दिन अपोजिशन और हुकूमत का एतकाद, बिलीफ, ट्रस्ट जो है वो हुकूमत की तब्दीली इलेक्शन के जरिए इस पे आ जाएगा, तो ये तहरीकें, धरने, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जमहूरियत मजबूत होगी। हर हुकूमत को एक टाइम, एक मैंडेट मिला है, वो उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। नहीं करेगी तो चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, अवाम उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर हमें जिमनी इलेक्शंस के अंदर अगर हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो कि पहले हमारे पास थी या हम जिसकी तवक्को कर रहे थे, तो ये हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम अवाम की जो शिकायत हैं, जिसकी बिना पर हो सकता है कि हमें जिमनी इलेक्शंस में उस तरह से कामयाबी नहीं मिली, तो हम अगले 2.5 साल में उसके ऊपर मेहनत करेंगे ताकि हमें जनरल इलेक्शन के अंदर कामयाबी मिले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब सर इदारों को मुतनाज़ा तो ना बनाए ना सर, इदारों को मुतनाज़ा तो ना बनाए ना आप इलेक्शन कमीशन की तरफ आपने अपने तोपों का रुख कर दिए। जी 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 इफ्तिखार साहब, अब मैं इदारों के हवाले से, चाहे वो नैब हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, देखें बात ये है कि नैब के हवाले से जो स्टांस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या पीटीआई की हुकूमत का पहले दिन से वो अभी तक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नैब जो कि एक डिसफंक्शनल इदारा बना दिया गया था, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बारियों को तय करके उसको बिल्कुल कोने खुदरे में डाल दिया था। उससे किसी किस्म का काम या अकाउंटेबिलिटी का जो उसका फंक्शन था वो नहीं हो रहा था। पीटीआई की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ज्यादातर केसेस वही हैं जो पुराने इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दायर किए हुए हैं। पीटीआई की हुकूमत ने एक काम किया कि जो फैसिलिटेशन नैब के अदारे को चाहिए होती है, जिसके बगैर नैब का इदारा फंक्शन नहीं कर सकता, यानी एफआईए, यानी कि स्टेट बैंक, इंटेलिजेंस एजेंसीज, नादरा, जो हुकूमती अदारे हैं जहां से फीडबैक और इंफॉर्मेशन आनी होती है। नैब को कोई आसमान से तो नहीं चीजें आएंगी ना, इन्हीं अदारों से पूछना पड़ता है, इन्हीं से मदद मांगनी पड़ती है। सर उसके बावजूद भी 22 बास माह की कस्टडी के बाद भी निकलना कुछ भी नहीं आना सर, निकला तो कुछ भी नहीं आना। फैसिलिटेशन भी कर दिया आपने। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं ज़रा शर्मिला साहबा की तरफ जाता हूँ। शर्मिला साहबा, ये जो गुज़श्ता मीटिंग के अंदर मियाँ साहब की वापसी का इसरार जरदारी साहब की जानिब से, क्या लगता है आपको, आप उनके बयाने से मुत्तफिक नहीं है या आप समझती हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो तहरीक और ज़्यादा मौसर हो जाएगी? और फिर अभी तक जो अली गौर साहब ने और आपने भी तासुर दिया है कि जी पीडीएम मुत्तहिद है, अपनी जगह पे बड़ा खड़े हैं इकट्ठे, लेकिन अभी तो आज की बात है, गोया कि आपकी सेनेट के अंदर अपोजिशन की लीडरशिप की नशिस्त के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि उनके पास रहने हो, नून लीग चाह रही है कि उनको मिले। तो ये किस तरह का इत्तेहाद है, ये किस तरह आप इकट्ठे खड़े हैं कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं आपकी? इफ्तिखार साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहती हूँ कि किसी किस्म का कोई इसरार नहीं किया गया मियाँ साहब की वापसी का। और जो ये कयास सराइयाँ या जो भी ये बातें गर्दिश में थी कि जी इस किस्म की गुफ्तगू हुई और फिर उसके ऊपर कुछ तनाज़ा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, डिस्कशन में बात ज़रूर आई है कि डेफिनेटली देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हों, तहरीक में शामिल हो, पीडीएम में हो, मियाँ साहब भी पाकिस्तान के अंदर हो, तहरीक में शामिल हो, तो ज़ाहिरी बात है मज़ीद तक़वियत तो मिलेगी ना। इट इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक जेल में है, एक अपनी अलालत की वजह से मुल्क से बाहर हैं, तो इस मामले के ऊपर तो इतना मेरा ख्याल है कि एम्फसाइज नहीं होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत जो है वो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा कीमती है। हम वैसे ही माजी में बहुत लीडरान खो चुके हैं। अगर उनकी जान को ख़तरा है तो ज़ाहिरी बात है कि वो जान पहले आती है, जहान बाद में आता है। लेकिन जहाँ तक पीडीएम की तहरीक का ताल्लुक है, पीडीएम के जो एक जॉइंट कॉज है उसका ताल्लुक है, उससे कोई पीछे नहीं हटा। और आपने देखा होगा कि मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में भी जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम साहिबा ने जिस तरीके से तहरीक चलाई है और जिस कामयाबी से चलाई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ज़ाहिरी बात है इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की दानिशमंदी और जो सियासी बसीरत है वो 100% शामिल है। और ये वजह से आपने देखा कि हमने एक बड़े कामयाब जलसे भी किए, हमने सेनेट के इलेक्शन भी जीते और अपोजिशन की जो सीट है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई झगड़ा तनाव नहीं। देखिए डिस्कशन में चीज़ें आती हैं,
पीपल्स पार्टी की इस वक्त 21 सीटें हैं सेनेट के अंदर, पीएमएलएन की 17 हैं। सो वी एट द मोमेंट आर द लार्जेस्ट पार्टी इन सेनेट एट द मोमेंट। और अगर इस तरीके से आप सोचें तो जाहिर बात है कि ऑपोजिशन का स्लॉट जो है, जो ज़्यादा नुमाइंदगी कर रहा है, उसको जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगेन ये डिस्कशन पीडीएम के अंदर होगा, जो भी पीडीएम में जॉइंट फैसला होगा वो हम सबको तस्लीम करना होगा। अगर 22 करोड़ लोग उनके बयानी के साथ खड़े हैं तो लीडरशिप इतनी दूर क्यों बैठी हुई है सर? लंदन में क्यों बैठे हैं? वतन वापस आ जाए ना। अब बाजी नजर में लगता है कि सेहत के इश्यूज तो नहीं है ना सर, ये तो सियासी फैसला है ना। लोग आपके साथ खड़े हैं, माहौल आपके ख्याल में बन चुका है, तो फिर दूरी काहे की? वतन वापस आए। जरदारी साहब कहीं ना कहीं तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आएंगे तो लगता है कि तहरीक में और ज्यादा ताकत पड़ जाएगी, जो गोल आपने कल अचीव करना वो आज अचीव कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी मुल्क से बाहर भेजा गया था और वो वापस आए थे, और आपको ये भी याद होगा कि जिस वक्त उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, अपनी बेटी के साथ वापस आए और गिरफ्तारी पेश की। अगरचे उन केसेस के बारे में हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, और आपने देखा जो जज साहब की वीडियो वायरल हुई और जिस तरह से वो सजाएं सुनाई गई और फिर जिस तरह से एक्सपोज हुई, और जो जस्टिस सदीकी साहब ने भी अपने बयान दिए उन सजाओं के हवाले से, वो चीजें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और हम बड़े बांगे दोहल की बातें करते हैं, लेकिन आज हमारी चूंकि पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा कुर्बानियां जमहूरियत के लिए, इसीलिए हम अपनी इलाकी पार्टी को पीडीएम की पार्टी है क्योंकि अपोजिशन की पार्टी, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के बयानिए के साथ खड़े हो, मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हो। जो लोग आज अवाम के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं खड़ी होगी, उसका मुस्तकबिल सियासत में रोशन नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि जो मादी में पीपल्स पार्टी ने, मौलाना साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत की बका के लिए अब तक कुर्बानियां दी हैं, वो किसी पार्टी की राय ना जाए। लिहाजा आज पाकिस्तान के अवाम हमसे मुतालबा करते हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारा हक बहाल करवाने के लिए अगर आपको इस्तीफे भी देने पड़े तो दे। तो हम अपनी पार्टी के और अपने कायद के हुक्म के ऊपर आज इस्तीफे देने के लिए तैयार है। मैं खुद एमएनए हूँ, यकीन करें मुझे खुशी होगी कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए अगर मेरी अदना सी कोशिश, मेरा ये इस्तीफा जो है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मैं निछावर करूं अपने कायद के कहने के ऊपर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अगर हमारे पीडीएम के कायदीन के साथ इस इशू पर इत्तेफाक कर लेती है, और इंशाल्लाह इत्तेफाक हो जाएगा, तो फिर कोई दूसरी राय नहीं है। फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में दुरुस्त साहब का पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया गौर साहब। इनफैक्ट मैं अब जरा जाता हूँ अहमद जवाद साहब की तरफ। सर आपने भी बड़ा ही वेब्स को अप्रिशिएट किया जब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला हुआ कि अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, तो बड़ा इसको तहरीक इंसाफ की मैंने हुकूमत ने इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट सर? अब इसके बाद आगे क्या कैसे चलना है? कुछ इस हवाले से तो कुछ चीज़ें देखने को अभी तक नहीं मिली। नैबी की बात कर लें, आपने कहा कि फैसिलिटेट किया गया, उसके बावजूद भी अपोजिशन का ये कहना है कि इस इदारे को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को 2-2 साल 2.5 साल तक 22 माह तक कैद में रखा जाता है, उसके बाद भी अदालतों से जाके कहा जाता है कि अभी और रिमांड चाहिए। ये हो क्या रहा है सर? आप खुद भी कन्विंस्ड हैं कि ये कोई ठीक लॉज नहीं है, इनको अमेंड होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अलग से कमीशन बनाया था। इसका मतलब है कि आप इस नैब के निज़ाम पे बिलीव नहीं करते। तो सर देर काहे की? अगर आप एक तरफ पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर रह रही है वो और इस पार्लियामान को चलने दे रही है, तो कुछ आप भी तो आगे बढ़े ना, कुछ इनिशिएटिव तो ले पॉजिटिव। जी इफ्तिखार साहब, एक तो जो आगे बढ़ने की बात है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को एक खत लिखा है और उसमें इलेक्शंस के हवाले से रिफॉर्म्स में दूसरी पार्टियों को एंगेज करने के बारे में कहा है। तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है और ये उस सवाल का भी जवाब है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। इसी तरह से दूसरे इश्यूज जो हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, नैब हो, पाकिस्तान के अंदर और रिफॉर्म्स हैं, उस पर भी इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज मिल के काम कर सकती हैं। अब जो आपने बात की है कि आइंदा क्या होना है, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि वक्त के साथ साथ जो हील होती हैं। जैसे ये अपोजिशन की जो मूवमेंट थी, इसको अगर आप 6 महीने पहले ले जाएं,
इसका जोशो खरोश, इसकी इंटेंसिटी कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, देखें वो आहिस्ता 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 वो डाइल्यूट हो गई, यानी कि वो अपने एक नेचुरल आउटकम की तरफ आ गई कि जिसमें जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये बयानिया सूट नहीं करता था, अल्टीमेटली वो एक्सपोज हो गई, क्योंकि अब फाइनल एक्शन का टाइम आया तो उन्होंने जाहिर है कि वो बैकआउट कर गई। तो कुछ चीजें जो होती हैं वक्त के साथ जो है उनका सोल्यूशन होता है। मैं ये समझता हूं कि वो जो अपोजिशन का बयानिया था, वो जो 6 महीने ये इसमें इन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन अब ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। ये आपके ख्याल में उन्होंने फ्यूचर टोन सेट कर दिया और वो डेवलपमेंट की टोन है कि काम की और कुछ करना है? जी हाँ। और शर्मिला साहबा, इनफैक्ट शर्मिला साहबा आपकी तरफ आऊँगा, लास्ट वर्ड्स आपके चाहिए। जो अली गौर साहब भी कह रहे थे कि पूरी 22 करोड़ आवाम अब एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, और अगर आप इस फैसले के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं होगी तो अल्टीमेट लूजर पीपल्स पार्टी होगी। तो आपको लगता है कि अगर आप डिफरेंट लाइन लेंगी तो फ्यूचर में नुकसान पीपल्स पार्टी का होगा? देखिए, अब इनकी बात का जवाब आखिर में 2 मिनट में तो दे नहीं सकती, एक पूरा प्रोग्राम इस पे करना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ इमरान खान साहब ने किया क्या है। जिन लोगों से वादा किया था नौकरियां देने का, उनसे नौकरियां छीन ली। जिन लोगों से वादा किया था घर देने का, उनके घरों से, उनके सरों से छत छीन ली। ना बिजली है, ना गैस है, ना अद्वियात है, ना चीनी है, ना आटा है, ना कपास है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई अंदरून की पॉलिसी है। मुझे अब एक बात बताइए कि इस मुल्क में कभी आपने इतनी बेरोजगारी, इतनी गुर्बत और इतनी बेबसी कभी देखी किसी हुकूमत में? हुई है, महंगाई हुई है, फिर नीचे आ जाती है, लेकिन इस मुल्क में एक ऐसे वजीर आजम जो इतने वादे करके अवाम से आए थे, इतने वादे करके अवाम से आए थे, उसके बरक्स उन्होंने अवाम को अपने घुटनों पे ले आए हैं कि आज अवाम रो रो के दुआइयां दे रही, खुदारा हमारी जान छोड़ दें, खुदारा आप चले जाएं और किसी ऐसे शख्स को आने दें जो इस उनकी भागदौड़ शर्मिला साहबा, आप तो इनको कांधा पेश कर रही हैं अपना ना। पीडीएम की बाकी जमातें कहते हैं कि पार्लियामान को खत्म करो, नया इलेक्शन कराएं, पीपल्स पार्टी कहती नहीं। पार्लियामान का खत्म होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का घर जाना इज इम्पोर्टेंट। और उसके और जमहूरी तरीके हैं मौजूद, और अगर इस्तेमाल करना पड़ा तो असेंबलियों से मैस रेजिग्नेशंस भी आ जाएंगे। दैट इज द लास्ट ऑप्शन, और वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये मुल्क इस तरीके से इफ्तिखार साहब नहीं चल सकता। आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप उस इंडस्ट्री को ले लें जो हाल मीडिया का इस दौरे हुकूमत में हुआ है, आज से पहले नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब। इनफैक्ट क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा है इसलिए, वरना डिस्कशन चल रही थी। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया। और अगेन बात वही कि शायद अभी वो वक्त नहीं हुआ बकौल शर्मिला फारूकी साहबा के कि जब वक्त आएगा तो इस्तीफों का ऑप्शन भी लिया जा सकता है। आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।